हम भी ठीक हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और टेस्ट पेपर आज डिस्कस कर लिया जाए। अगर किसी के पास नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो वीडियो भी रिकॉर्ड करके जो है भेज दिया जाएगा। कुल 70 क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने कोशिश किया है इसके आंसर तलाशने की कि नहीं? टेस्ट पेपर आपको पहले करीब 2 दिन 3 दिन पहले भेज दिए जाते हैं, तो इस उम्मीद के साथ टेस्ट पेपर जाते हैं कि आप लोग खुद कोशिश करते होंगे, और अगर नहीं तो क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टिव हैं और बड़ी मेहनत से इन क्वेश्चन को जो है निकाला गया है। तो आप फोकस कीजिएगा, एग्ज़ाम करीब हैं, सभी लोगों को मुझसे बेहतर आप लोग जानते होंगे। तो उस स्थिति में जितने भी वीडियोज़ हैं प्लीज़, और जो टेस्ट पेपर जा रहे हैं उसको आप तैयार रखिएगा, चाहे वो लिटरेचर का हो या फिर लैंग्वेज का हो, क्योंकि समय कम मिलेगा और कुल आपको ज़्यादातर टेस्ट सीरीज पर ही फोकस करना होगा। अगर इलाहाबाद में लॉकडाउन पहले जैसा लग रहा है कि 10-15 जुलाई से पूरी तरह से कोचिंग को खोल देंगे, तो ऐसी स्थिति में जो है आप तैयारी अपनी पूरी रखिए। पहला क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है? बिल्कुल सही आपने कहा कि हु डिफाइंड पोएट्री एज पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, इट इज द इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन। ये स्टेटमेंट किसका है? बोलिए। हाँ जी, ये स्टेटमेंट वर्ड्सवर्थ का है। पोएट्री की डेफिनेशन वर्ड्सवर्थ ने एक और भी दी थी, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो के अलावा भी उसने एक और कई पोएट्री की डेफिनेशन दिया, जिसमें एक ये भी है कि पोएट्री इज द ब्रेथ एंड फाइनर स्पिरिट ऑफ ऑल नॉलेज, कि जितने भी प्रकार के ज्ञान है इस दुनिया में उनकी एक विशुद्ध आत्मा है कविता, बल्कि ये कहा जाए कि सांस भी है। इट इज इम्पैशन्ड एक्सप्रेशन। इम्पैशन्ड एक भावापूर्ण अभिव्यक्ति है। तो यही स्टेटमेंट है वर्ड्सवर्थ का। और दूसरा है रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर। रोमांटिसिज्म का मतलब क्या है? क्या ये रेगुलेशन है, अथॉरिटी है, इनफॉर्मेलिटी है या फिर इमेजिनेशन है? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपने चुना है? तो डियर स्टूडेंट, रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर इनफॉर्मेलिटी, क्योंकि अगर प्री रोमांटिक एरा की बात की जाए तो जितनी भी पोएट्री थी वो सब क्लासिकल हुआ करती थी, और फॉर्मेलिटी का ऑब्जर्वेशन होता था। पहली बार रोमांटिसिज्म में इनफॉर्मेलिटी, गैर औपचारिकता की बातें कविताओं में होने लगी। तो रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर इनफॉर्मेलिटी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। Who termed romantic age as age of Wordsworth? किस क्रिटिक ने रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहा? बोलिए। नहीं, लेगुइस कजामिया ने कहा है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। रोमांटिक एज का नाम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ ने लुइस कजामिया ने दिया था। और चौथा क्वेश्चन है, रोमांटिक मूवमेंट बिगेन विद पब्लिकेशन ऑफ जोन ऑफ आर्क, लेडी ऑफ द लेक, एलिस इन वंडरलैंड और लिरिकल बैलेड। जवाब भी मिलते रहने चाहिए आपके। रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत होती है 1798 में लिरिकल बैलेड के प्रकाशन के साथ। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट।
और फ्रॉम whom did English poets get the idea of return to nature? किस फिलोसफर की अवधारणा पर रिटर्न टू नेचर की अवधारणा अंग्रेज कवियों ने किससे ग्रहण की थी? बोले, कार्डविन से, कोपेट से, रूसो से, या इसमें से किसी से नहीं? जी हाँ, रूसो से बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी। रिटर्न टू नेचर द आइडिया इंग्लिश पोएट्स गॉट्स फ्रॉम रूसो। छठा है, हु इज टर्म्ड एज हार्बिंगर ऑफ नेचर। किसको कहा गया है हार्बिंगर ऑफ नेचर? वर्ड्सवर्थ को कहा गया है। ठीक, ऑप्शन सी करेक्ट है। आवर बर्थ इज बट ए स्लीप एंड फॉरगेटिंग। इन विच पोएम डज दिस लाइन अकर? किस कविता में ये लाइन आई हुई है? आवर बर्थ इज बट ए शॉर्ट स्लीप एंड फॉरगेटिंग। वर्ड्सवर्थ के इमॉर्टैलिटी ओड की ये लाइन है। ऑप्शन सी करेक्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिक पीरियड इज। रोमांटिक पीरियड की विशेषताएं क्या हैं? डिस्कवरी ऑफ लोकल कल्चर, रिवाइवल ऑफ क्लासिसिज्म, या फ्लावरिंग ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, और बी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो रोमांटिक पीरियड की विशेषताएं क्या थी? सबसे बड़ी विशेषता ये थी फ्लावरिंग ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर, क्योंकि वर्नाकुलर कहते हैं ग्रामीण भाषा में जो बोली बोली जाती है, उस भाषा का जो है विशेष महत्व दिया गया कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो फ्लावरिंग ऑफ वर्नाकुलर लिटरेचर ऑप्शन सी करेक्ट है। 9th क्वेश्चन है, who is Arnold's estimation? What is Arnold's estimation of Wordsworth when he compared Wordsworth to Shakespeare and Milton? Arnold वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या एस्टिमेट करते हैं जब अर्नॉल्ड वर्ड्सवर्थ की तुलना शेक्सपियर और मिल्टन से करते हैं? तो उनका एस्टिमेशन वर्ड्सवर्थ के बारे में क्या है? पहला ऑप्शन है नेक्स्ट ओनली टू शेक्सपियर, बी ऑप्शन है इनकम्पेरेबल, और सी है नेक्स्ट ओनली टू शेक्सपियर एंड मिल्टन, और बेस्ट ऑफ द थ्री। इनमें आप बताएं कि ऑप्शन सी कौन सा करेक्ट है आपका? अर्नॉल्ड ने वर्ड्सवर्थ को एस्टिमेट किया है कि शेक्सपियर और मिल्टन के बाद अगर कोई अंग्रेजी साहित्य का कवि आता है तो वर्ड्सवर्थ का नाम आता है। ऑप्शन सी करेक्ट है, नेक्स्ट ओनली टू शेक्सपियर एंड मिल्टन। 10वां क्वेश्चन है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ ए मॉरल यूनक? वर्ड्सवर्थ को मॉरल यूनक का खिताब किसने दिया था? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक कि नहीं? Eleventh question है dear, how many stages are mentioned in development of Wordsworth love for nature? वर्ड्सवर्थ का जो प्रकृति के प्रेम था वो कितने चरणों में जो है विकसित हुआ था? तो 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन है, जिसमें 11th का ऑप्शन डी करेक्ट है। और 12वां क्वेश्चन है, थैंक्स टू ह्यूमन हार्ट बाय विच वी लिव स्पोकन बाय। किसने कहा है ये? 12वें क्वेश्चन का है ऑप्शन सी,
लिख भी दे रहा हूँ, अगर किसी को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई पड़े तो 12th का है ऑप्शन। 12th का ऑप्शन सी है। और 13th क्वेश्चन है वर्ड्सवर्थ रिविजिटेड टिंटन एबे आफ्टर, Wordsworth revisited Tintern Abbey after 2 years, B 3 years, C 5 years और ऑप्शन डी है 7 years। तो डियर फ्रेंड्स, वर्ड्सवर्थ टिंटन एबे को रिविजिट करता है 5 वर्षों के बाद, तो ऑप्शन सी 13 का भी ऑप्शन सी। और who opposed Wordsworth views on poetry, कविता के बारे में जो वर्ड्सवर्थ का नजरिया था, इसका विरोध किसने किया था? शेले ने किया, कीट्स ने, कॉलरिज ने या फिर बायरन ने? तो 14th का ऑप्शन है सी। फिफ्टींथ है वर्ड्सवर्थ मेट कॉलरिज इन। वर्ड्सवर्थ की मुलाकात कॉलरिज से कहाँ पर होती है? तो ब्रिस्टल में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट है, 15 का ऑप्शन बी। 16th है सनेट्स ऑफ वर्ड्सवर्थ अपीयर्ड इन। वर्ड्सवर्थ ने जो 523 से ज़्यादा सनेट लिखे हैं, उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो मित्रों, ये 1829 में हुआ था। वर्ड्सवर्थ के सनेट 1829 में। 16th का है ऑप्शन बी। 17th है द सनेट ऑन सनेट इज सनेट बाई। सनेट ऑन सनेट ये लिखा था वर्ड्सवर्थ ने। 17th का ऑप्शन सी। और बिकॉज ऑफ दो हुज रिफ्यूजल द पोस्ट ऑफ पोएट लॉरेट वेंट टू रॉबर्ट सदी इन 1830। 1813 में पोएट लॉरेट का खिताब सदी को दे दिया गया। और किसने इनकार किया था पोएट लॉरेट की पोस्ट ग्रहण करने से? तो वाल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टिन या फिर कॉलरिज, इनमें से नन। ऑप्शन बी है ये 3 का। वास्तव में हेनरी जेम्स ने जो है वो पोएट लॉरेटशिप को एक्सेप्ट नहीं किया था। फिर इसके बाद 1813 में ये इसको रॉबर्ट सदी को दे दिया गया था। 19th क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग पोएम इज क्लासिकल पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ। केवल एक क्लासिकल पोएम लिखा था। क्लासिकल यानी ग्रीक मिथ के ऊपर आधारित कविता थी। तो वो कविता कौन सी है? क्या वो प्रेल्यूड है, एक्सकर्जन है, लाउडेनिया है या फिर टिंटन एबे? तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, लाउडेनिया। इट इज बेस्ड ऑन ग्रीक मिथोलॉजी। 19 का भी ऑप्शन आपका है सी। देखिए 20th है who said about Wordsworth, his poetry is reality but his philosophy is illusion। ये स्टेटमेंट किसका है कि वर्ड्सवर्थ की कविता तो एक वास्तविकता है, बट हिज फिलॉसफी इज इल्यूजन, लेकिन जो उसका दर्शन है वह भ्रामक है। ये स्टेटमेंट एर्नॉल्ड ने कहा है। 20th का ऑप्शन सी। और 21 है रिवर डडन बाय वर्ड्स इज। रिवर डडन
ये सनेट सीक्वेंस है, सीरीज ऑफ एलिजी नहीं है, सीरीज ऑफ सनेट है। ऑप्शन बी 21 का ऑप्शन बी। और वास्तव में ये इसमें कुल जो है 34 सनेट हैं रिवरडेटन में। देखो जरा इसमें क्या हो रहा है। Who called Wordsworth last leader? लास्ट लीडर ये शब्द वर्ड्सवर्थ के लिए किसने इस्तेमाल किया था? तो डियर फ्रेंड्स, ये ब्राउनिंग ने कहा था वर्ड्सवर्थ को लास्ट लीडर। 22 का ऑप्शन बी। और 23rd है, फ्रॉम विच ऑफ दीज फॉलोइंग पोएम्स आर these lines taken from? Child is the father of the man. I could wish my days to be bound each to each by natural pity. ये किस कविता से लिया गया है? The child is the father of man. ये पोएम का नाम है My Heart Leaps Up। ऑप्शन डी है, 23 का ऑप्शन डी। पोएम का नाम है माई हार्ट लीप्स अप। 24 द प्रेल्यूड रन्स इनटू। प्रेल्यूड कितने खंडों में बटी हुई कविता है? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते होंगे। 14 बुक्स में प्रेल्यूड लिखी गई है। द प्रेल्यूड रन्स इनटू 14 बुक्स। 24 का ऑप्शन बी। और 25th है, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ इगोटिस्टिकल सबलाइन। वर्ड्सवर्थ को किसने एगोटिस्टिकल सबलाइन कहा था? तो किट्स ने कहा था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, 25 का डी। 26th है, द फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज टाइटल्ड। पोएटिक वॉल्यूम पहला पोएटिक वॉल्यूम का टाइटल वर्ड्सवर्थ का क्या था? क्या लिरिकल बैलेट था या डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? तो यही ऑप्शन सही है आपका, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। 26th का है बी। जो पहली किताब, पहला काव्य संग्रह वर्ड्सवर्थ का प्रकाशित हुआ था, उसका टाइटल था डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। 27 which of the following work of Wordsworth is called his autobiographical? कौन सी रचना वर्ड्सवर्थ की ऐसी है जिसको ऑटोबायोग्राफिकल कहा गया है? तो वो है प्रेल्यूड। ऑप्शन बी 27 का ऑप्शन बी करेक्ट है। प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल कविता है। और 28 देखा जाए, Who made the following statement? ये स्टेटमेंट किसका है? कि what Wordsworth does is to uses to reconcile to fortify. He has not Shakespeare's richness, nor Milton's sublime, nor Dante's ardent force of vision, but he possesses the skill to lead us to inner mood of settled peace. ये स्टेटमेंट मॉर्डी का है, 28 का ए। There is an element almost altogether wanting in Wordsworth, the element of passionate love. वर्ड्सवर्थ ने जितना भी कुछ लिखा उसमें एक एलिमेंट की कमी है, वो एलिमेंट है पैशनेट लव का। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा है? तो इसका स्टैफर्ड ब्रूक का स्टेटमेंट है, 29 का है भी।
according to whom Wordsworth has perfect truth of nature in his images and description. ये स्टेटमेंट किसने कहा है कि वर्ड्सवर्थ हैज परफेक्ट ट्रूथ ऑफ नेचर इन हिज इमेजेस एंड डिस्क्रिप्शन. वर्ड्सवर्थ की कल्पना में और वर्ड्सवर्थ के वर्णन में प्रकृति का एक परम सत्य उजागर हुआ है. ये स्टेटमेंट कॉलरिज का है, 13 का है, ऑप्शन सी. Who said prelude was nothing but a part of recluse? किसने कहा कि रेक्लूस कुछ भी नहीं बल्कि ये प्रेल्यूड का ही एक पार्ट था, शुरुआत इसी से हुई थी. ये स्टेटमेंट किसका है? ये स्टेटमेंट है कॉलरिज का और 31 का है, ऑप्शन बी. Who said in prelude Wordsworth gives a record, he will vouch for truth of it, the inner life out of which his poetry grew. ये स्टेटमेंट है हेलेन डार्बीशायर का. 32वें का है, ऑप्शन सी, हेलेन डार्बीशायर. सी. Has Wordsworth ever mentioned Anne Walla, his French mistress, in his prelude? क्या अपनी सबसे लंबी रचना प्रेल्यूड में वर्ड्सवर्थ ने एन वाला का कहीं पर जिक्र किया है? नेट का क्वेश्चन है. तो बड़े आश्चर्य की बात यह है कि प्रेल्यूड में एन वाला का जिक्र कभी भी कहीं पर नहीं किया गया है. तो 33 का ऑप्शन बी. द प्रेल्यूड इज. प्रेल्यूड किस तरह की कविता है? बैलेड है, इडिल है, एपिक पोएम है या फिर नन? तो प्रेल्यूड एक एपिक पोएम है, 34 का सी. When was Ode to Duty published? Ode to Duty का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1807 में, ऑप्शन बी. 35 का ऑप्शन बी. वास्तव में ओड टू ड्यूटी तो लिखी गई थी 1805 में, लेकिन इसका प्रकाशन 1807 में होता है. और गिव अनटू मी मेड लोली वाइज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस. ये लाइनें वर्ड्सवर्थ की किस कविता में आई हैं? तो ओड टू ड्यूटी में है. गिव अनटू मी मेड लोली वाइज द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस. 36 का ऑप्शन है डी. देखा जाए, वर्ड्सवर्थ पोएट्री इज टू टीच एंड टू टीच एंड की जगह पर आप द कर लें. टू टीच पेरिनियल सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. ये स्टेटमेंट जॉन स्टुअर्ट का है, 37 का ए. 38 है, who has described Tintern Abbey as the consecrated formulary of Wordsworthian faith. The consecrated formulary of Wordsworthian faith. टिंटर्न एबे के बारे में यही स्टेटमेंट दिया है मियर्स ने. 38 का ऑप्शन ए. है द लाइन,
Still and sad music of humanity. This line appears in Tintern Abbey. 39 का ऑप्शन डी है सी. फोर्टीन है apparent in celestial light, the glory and freshness of a dream. These lines are taken from. ये लाइन किस कविता में आई हुई है? Apparent in celestial light, the glory and freshness of dream. ये लाइन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी की है. 14 का ऑप्शन बी. 41 है लिरिकल बैलेट. 1798 was revolt against. 1798 में लिरिकल बैलेट का प्रकाशन वास्तव में किसके खिलाफ विद्रोह था? तो क्या ये क्लासिसिज्म के खिलाफ था, या पोएटिक डिक्शन के खिलाफ, या फिर ऑब्जेक्टिव पोएट्री के खिलाफ था? तो डियर ऑप्शन ऑल ऑफ द एबव. ऑप्शन डी है 41 का ऑप्शन डी. लिरिकल बैलेट ये रिवॉल्ट था क्लासिसिज्म के भी खिलाफ. पोएटिक डिक्शन यानी कविता में प्रयोग होने वाली शब्दावली के भी खिलाफ था. ऑब्जेक्टिव पोएट्री की जगह पर लिरिकल बैलेट के प्रकाशन के साथ सब्जेक्टिव पोएट्री की प्रधानता हो गई. तो ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑल ऑफ द एबव. और 42 है कैरेक्टर्स ऑफ हैप्पी वॉरियर रिफ्लेक्ट्स. कैरेक्टर ऑफ हैप्पी वॉरियर नाम की कविता में वास्तव में किस कैरेक्टर की झलक मिलती है? लॉर्ड नेल्सन की, माइकल ब्यूपी जो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशनिस्ट था, या नेपोलियन की? और डी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी. तो डियर फ्रेंड्स, लॉर्ड नेल्सन की भी झलक मिलती है और माइकल ब्यूपी की भी. तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, 42 का ऑप्शन बी. आगे चलते हैं 43. Never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock or hill. Never saw I, never felt a calm so deep. The river glideth at his own sweet will. ये लाइनें कहाँ की हैं? तो कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज से ली गई लाइन है, यानी कि आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, 43 का ऑप्शन ए. व्हेन वाज लंदन 1802, जिसका एक और भी टाइटल है जो मिल्टन पब्लिश्ड. इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन जो है 1807 में हुआ था. 44 का ऑप्शन बी. kind nature's gentle spoon, and all the while my eye kept on descending moon. ये पंक्तियां किस कविता में आई हुई हैं? तो स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन. 45 का ऑप्शन सी. और 47 है हुश है, द प्रेल्यूड हैज नॉट मेयरली यूनिटी ऑफ डिजाइन, इट हैज समथिंग ऑफ स्ट्रक्चर आल्सो. ये स्टेटमेंट डियर अर्नेस्ट डी सेलिनकोर्ट का है. 47 का ऑप्शन बी. जी हाँ, 47. 45, 46 छूट गया है क्या? Who is the protagonist of the prelude? माफ कीजिएगा, एक क्वेश्चन स्किप ओवर हो गया था.
हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द प्रेल्यूड, प्रेल्यूड का प्रोटोगोनिस्ट कौन है यानी कि हीरो कौन है, तो वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ। 46 का ऑप्शन सी। और 47 है हु सेड द प्रेल्यूड हैज नॉट मेयरली यूनिटी ऑफ डिजाइन, इट हैज समथिंग ऑफ स्ट्रक्चर आल्सो। ये स्टेटमेंट सेलिन कोर्ट का है। 47 का ऑप्शन डी। The poet, gentle creature as he is, hath like the lover his unruly times. फिर से सुन लें। The poet, gentle creature as he is, hath like the lover his unruly time। ये पंक्तियां प्रेल्यूड के बुक फर्स्ट से ली गई हैं। 48 का ऑप्शन ए। That the poetry of Wordsworth is surcharged with personal quality. Nature had educated him, she had uplifted him to a life of peace and delight। ये स्टेटमेंट हर्बर्ट रीड का है। 49 का ऑप्शन ए। 50 को देखा जाए। सनेट वर्ल्ड इज टू मच विद अस कंडेम्स। वर्ड्सवर्थ का जो सनेट है वर्ल्ड इज टू मच विद अस, वास्तव में किस बात का कंडेमनेशन है इस सनेट में, तो मेटेरियलिज्म का है। ऑप्शन सी करेक्ट है। 50 का ऑप्शन सी। Who criticized Paradise Lost by saying, पैराडाइज की आलोचना ये कहते हुए कि पैराडाइज लास्ट लैक्स इन ह्यूमन इंटरेस्ट, कैन नॉट होल्ड गुड विद रिगार्ड टू द प्रेल्यूड, ये डॉक्टर जॉनसन ने कहा है। 51 का ऑप्शन ए। 52 का है हु सेड वर्ड्सवर्थ्स प्रेल्यूड इज द ग्रेटेस्ट ऑटोबायोग्राफिकल इन वर्स इन इंग्लिश। अंग्रेजी साहित्य में प्रेल्यूड वर्ड्सवर्थ का निसंदेह एक ऑटोबायोग्राफी है जो कि छंद में लिखी गई है। ये स्टेटमेंट रेन गार्डिनर का है। 52 का ऑप्शन सी। और 53 है who has remarked the prelude undoubtedly places before us Wordsworth the revolutionary, Wordsworth the man, Wordsworth the poet, and finally Wordsworth the high priest of nature। ये स्टेटमेंट डियर हर्बर्ट रीड का है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। डिक्विंसी ने उसको भी हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है, लेकिन ये पूरा स्टेटमेंट हर्बर्ट रीड का है। 53 का ऑप्शन ए। 54 है इज वर्ड्सवर्थ ए पैंथिस्ट बाय हिज क्रीड एंड डीड। क्या वर्ड्सवर्थ को कर्म और क्रीड से, डीड कहते हैं कार्य को, क्रीड कहते हैं मान्यता को, धर्म को, क्या कर्म और धर्म से वो पैंथिस्ट था? तो ऑप्शन ये यस। 54 का ए। Who was the guardian angel of Wordsworth's poetic genius? और 55 छूट रहा है। Wordsworth has his passion for nature fixed in his blood। ये स्टेटमेंट जो है शैली का है। 55 का सी, शैली ने कहा है। और 56 है who was the guardian angel of Wordsworth's poetic genius। वर्ड्सवर्थ की काव्य प्रतिभा का जो गार्जियन एंजल कौन था? तो निसंदेह कॉलरिज था। ऑप्शन बी। 56 का है ऑप्शन बी, कॉलरिज। माइटी प्रॉफिट
शेयर ब्लेस्ड ऑन होम दोज ट्रुथ डू रेस्ट, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो बड़ी प्रसिद्ध कविता है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी से ली गई है। 57 का ऑप्शन ए। 58 है इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी किस तरह की कविता है? क्या ये ओड है, एलेजी है, बैलेड है या फिर लिरिक है? तो ये ओड है, पिंडारी कोड कहा गया है इसे। 58 का ए। इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी ओड है। गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, ये क्या एस्थेटिसिज्म है, अथिज्म है, पैंथिज्म है या एनिहिलिज्म है? तो ये पैंथिज्म है। पैंथिज्म ये कहता है कि गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 59 का ऑप्शन सी करेक्ट। और 60 क्वेश्चन आप देखें। Who was the wife of Michael in poem Michael? वर्ड्सवर्थ की कविता माइकल की पत्नी का नाम क्या है? माइकल खुद एक कैरेक्टर है और माइकल की पत्नी का नाम है इजाबेल। तो 60 का ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। माइकल की पत्नी का नाम इजाबेल है। और व्हाट वाज द नेम ऑफ माइकल्स कॉटेज? माइकल की कॉटेज का क्या नाम था? या शाइनिंग स्टार था, इवनिंग स्टार या फिर डव कॉटेज? तो आपको पता होना चाहिए कि इवनिंग स्टार था। माइकल की कॉटेज का नाम था इवनिंग स्टार। ऑप्शन बी। इवनिंग स्टार। ईस्टर्न डॉटर ऑफ वॉइस ऑफ गॉड, ये ओपनिंग लाइन है किस कविता की? तो ओड टू ब्यूटी की ओपनिंग लाइन है। 62 का ऑप्शन सी ओड टू ब्यूटी। Thou liest in Abraham's bosom all the year and worshipst at temples inner shrine, God being with thee when यानी इसमें जोड़ दीजिएगा when we know it not। These lines are taken from It is Beauteous Evening Commentary से ली गई है। तो 63 का है ऑप्शन ए। और 64 the last poem of lyrical ballad was, जो फर्स्ट एडिशन 1798 में लिरिकल बैलेट का आया था, उसकी अंतिम कविता कौन थी और उसका शीर्षक क्या था? तो ये पोएम का नाम था टिंटर्न एबे। टिंटर्न एबे। 64 का ए। और 65 है रोमांटिक एज इज नोन एज एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। 65 का सी। इन विच लैंग्वेज द सॉलिटरी रीपर गर्ल वाज सिंगिंग, किस भाषा में सॉलिटरी रीपर नाम की वो जो लड़की जो अकेले अपने खेतों में फसल की पूलियां काट रही थी, पूलियां बांध रही थी, वो किस जबान में गीत गा रही थी? तो गैलिक डायलेक्ट में। गैलिक डायलेक्ट को वर्ष डायलेक्ट भी कहा जाता है। तो 60 का है ऑप्शन सी। और 67 है कि वी आर लेड asleep in body and become a living soul, the line occurs in टिंटरनेबे की लाइन है। 67 का ऑप्शन सी है। और 68 लूसी पोएम्स में कितनी कविताएं हैं? ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स है। ऑप्शन ए। 68 का ऑप्शन ए। 5 कविताओं का समूह है लूसी पोएम्स।
come forth into the light of things, let nature be your teacher. This line is taken out from टेबल टर्म से 69 का ए। और लास्ट है द फॉलोइंग लाइन, शी इज इन हर ग्रेव एंड ओ द डिफरेंस टू मी। ये लाइन ली गई है शी ड्वेल्ट अमंग अनट्रॉडन वेज से, तो 70 का ऑप्शन सी। ये वर्ड्सवर्थ के ऊपर 70 प्रश्नों की फर्स्ट सीरीज खत्म हुई। और माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि लाइव जो है वीडियो नहीं चल पा रही है नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से। और 4 दिनों के बाद अगर आज क्लास भी लाइव लेने के लिए आया तो वर्ड्सवर्थ की नेटवर्क की दिक्कत